हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आप लोग को वीडियो पूरा डिफरेंट लग रही होगी, आई थिंक, है ना। शिवम, शिवांगी, शौर्य, प्रवीण, खुशबू, सोनाली, गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रज्ञा, शिखा, वेलकम। आलोक, वेलकम। तो 2 मिनट दीजिएगा, क्लास का कुछ सेटअप बना रहा हूँ, आज का कुछ चेंजेस हुए हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ, बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो अभी क्या, स्टूडियो से, अनअकैडमी का नया स्टूडियो से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आज से। जो हमारा क्या कहते हैं इसको, बैकग्राउंड जिस जो चेंज हो जाएगा, अब आपको सेम बैकग्राउंड में ही क्लासेस रहा करेंगी हमारी। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ताकि मैं थोड़ा पहला बार सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा चेंजेस को देख लूँ। सबको आवाज क्लियर आ रही है? पहली चीज तो अंजुली वेलकम। वीडियो नहीं आ रही है? हाँ, पिक ब्लो आ रही है। प्रियंका वेलकम, है ना। तो ओरिएंटेशन आप लोग बताइएगा, ये ओरिएंटेशन सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पोजीशनिंग देख रहा हूँ इसकी, कि ये ओरिएंटेशन सही लग रहा है। अभी ये सही लग रहा है क्या? अभी अपनी कैटेगरी में कुछ एजुकेटर्स के पास, हाँ अब सही लग रहा है ना, ये वाला ओके है ना। ठीक है, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा चेंजेस एक बार देख लेता हूँ, क्या क्या कैसे पोल हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्लासेस कहाँ से अपडेट हो रही हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड ज्यादा सही रहेगा। चलिए, सात्विक वेलकम। तो चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लेंगे। अभी आज फर्स्ट टाइम ही वीडियो देख रहा हूँ। हाँ, हमेशा टॉप पे रहते हैं, लेकिन अभी टॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा। हमारे पास दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक पहला लेफ्ट का आ रहा है, और दूसरा अभी देखिए, आपको वीडियोस में भी देखिए काफी अलग डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा अब, है ना। तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कैसे। पीडीएफ तो अपलोड कर दी है मैंने, बाकी पोल का एक बार बटन में देख लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। इसका ये फायदा है कि कहीं से भी क्लास हम ले सकते हैं। अब आपको पता नहीं रहेगा कि मैं घर से ले रहा हूँ कि लाइब्रेरी से क्लास ले रहा हूँ, है ना, कि कहाँ से क्लासेस हो रही हैं, किसी को अंदाजा नहीं रहेगा। अंजलि वेलकम। हाँ, अन अकेडमी यूपी पीसीएस में नया है अभी ये। हाँ, अन अकेडमी यूपी पीसीएस में नया है। रेखा वेलकम। तो शुरुआत में 2-3 टीचरों के पास ये भी गया, बाकी सभी टीचर्स के पास अभी हो जाएगा, सबके में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी शुरुआत में आप देख ही रहे होंगे, मुकेश सर के में है, विपुल सर के में है, और अभी मैं तीसरा एजुकेटर हूँ जिसके में इस तरह का भी चेंज हुआ है। हाँ जी प्रवीण, मैं ही पीडीएफ बनाता हूँ। शिखा वेलकम। ठीक है ना, तो मैं ही बनाता हूँ। प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं, समझ में आ गया थोड़ा बहुत, जहां जहां गलती होगी टाइम लगेगा तो आप लोग को बता दूंगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कमेंट इसमें ज्यादा अच्छे दिख रहे होंगे आई थिंक। इसमें देखिए ना, पीडीएफ भी आपको अच्छा दिख रहा होगा, इमेज कट नहीं रही होगी। अब देखिए ना, अपने अपने पिक्चर के पास भी मैं लिख सकता हूँ। सौम्या वेलकम, काफी अच्छा है, यहां पर भी मैं लिख सकता हूँ चीजें, तो ये अच्छा है। अभी ये स्पेस हम लोग के लिए ज्यादा हो गया लिखने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड, है ना। आपको बताना है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। क्लियर, ऊर्जा संरक्षण दिवस। हाँ, मुझे लग रहा कॉपी पेस्ट किया गया हो ना, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो लग रहा होगा। चलिए, नहीं अच्छा है, ये काफी अच्छा इंटरेक्शन है। देखिए मैं तो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो देखूंगा अपनी, लेकिन मुझे देखने में काफी अच्छा इंटरेक्शन लग रहा है अभी, क्योंकि मैं अपने पास लिख पा रहा हूँ चीजें, जहां पे मेरा चेहरा आ रहा है वहां के पास मैं लिख पा रहा हूँ चीजें। चलिए, ऑन विच डेट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड। पहला ऑप्शन है 12 नवंबर, दूसरा है 14 नवंबर, तीसरा है 12 दिसंबर, और चौथा है हमारा 14 दिसंबर। इन चारों में से किस दिन हमारा राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेट होता है। नहीं, हम अब अदृश्य हो गए, मिस्टर इंडिया हो गए रेखा, हमारा बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा अब, है ना। हम अब अदृश्य हो गए, मिस्टर इंडिया बन गए। चलिए पोल करिए। थोड़ा स्लो रहेगा सिस्टम, क्योंकि पहली क्लास ले रहे हैं इससे।
अच्छा, परसों की क्लास में जो हम लोगों ने अम्बेडकर सोशल असिस्टेंस इंक्यूबेशन सेंटर को डिस्कस किया था, उसमें कितने बच्चों को डाउट था? क्योंकि 2-3 बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर परसों की क्लास में वो नोट्स पूरा कर नहीं पाए थे, तो क्या उसको आज रिपीट कर दें? कितने बच्चों को अम्बेडकर, जो अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च हुआ था असीम, उसमें डाउट था? हाँ, पोल आने पे डिफरेंट हो जा रहा है ना, हाँ चीजें डिफरेंट है। अच्छा, डाउट नहीं था, चलिए फिर नया कुछ डिस्कशन करेंगे आज। अरविंद वेलकम। चलिए इसका पोल मेरे को, चलिए पोल हो गया इसका। तो ये 14 दिसंबर को, देखिए 14 दिसंबर यानी कि परसों अभी बनाया ही गया था हमारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम हर इंसानों में, हम हर इंसानों यानी हर भारतीयों में, इंडियंस में हमारा एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के लिए अवेयरनेस फैलाना है। यानी कि आप देखते होंगे लोग, क्या होता है, बिजली का वेस्ट खूब करते हैं। जब कमरे में नहीं होते तब भी क्या करते हैं, बिजली जला के छोड़ देते हैं, तो एनर्जी का वेस्टेज होता है। जबकि आप जानते हैं कि एनर्जी जब हमारी बनती है तो कितना ज्यादा हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके तब बनाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें, लोगों को जागरूक करना, ताकि जब हमारा यूज हो तभी हम एनर्जी को यूटिलाइज करें, अदरवाइज उसका वेस्ट ना करें। क्लियर है? रजुल, संतोष, अरविंद वेलकम। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए, which of the following is top cause of death as per the global level from 2000 to 2019 as per WHO health indicator? प्रणाम संतोष, शाजिया वेलकम। आपको बताना है इनमें से सबसे टॉप लेवल पे पूरे विश्व में पिछले 20 साल में WHO के हेल्थ इंडिकेटर के हिसाब से सबसे अधिक मृत्यु का कारण पूरी दुनिया का कौन सा है? क्वेश्चन समझ में आया? वर्ष 2000 से वर्ष 2019 के बीच पूरी दुनिया में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण WHO के हेल्थ इंडिकेटर के अनुसार कौन सा है? HIV, एड्स, पोलियो, डेंगू या फिर हार्ट डिजीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून शाजिया। आपने उसके बारे में पढ़ा? एक कल हमारा एक, मैंने हिंदू का एडिटोरियल आप लोग को एक कराया था। भारत सरकार एक डिजिटल इंडिया की जगह एक भारत डिजिटल भी लेकर के आ रही है, डिजिटल भारत स्कीम लेकर के आ रही है। उसके बारे में यूट्यूब पे मैंने सेशन किया था। दूसरा क्वेश्चन है शाजिया। निहारिका वेलकम। हाँ, फ्रांस में मॉस्किटो नहीं होते। चलिए, तो इसका सही आंसर है हमारा हार्ट डिजीज। दुनिया भर में हमारा हर साल लगभग जो होता है, हार्ट डिजीज की वजह से लगभग हमारा 3 करोड़ से भी अधिक मौतें होती हैं। जो WHO की हमारी रिसेंटली इंडिकेटर्स आया है उसके अनुसार हार्ट डिजीज जो है पिछले 20 साल में सबसे अधिक पूरे दुनिया में मृत्यु का कारण बना है। कन्वर नमस्कार, कैसे हैं? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which city ranked top position in Global Power City Index 2020? आपको बताना है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में इनमें से किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? लंदन ने, न्यू दिल्ली ने, शंघाई ने या फिर न्यूयॉर्क ने? लंदन, नई दिल्ली, शंघाई या न्यूयॉर्क में ग्लोबल पावर एनर्जी सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं आज मिस्टर इंडिया बन गया हूँ कन्वर। पुनीत वेलकम। हाँ, मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी भी है अभी तो फिलहाल, बिल्कुल सही सात्विक। मुझे तो लग रहा है सही है, पता नहीं आप लोग को कैसा इसका एक्सपीरियंस लग रहा है। मुझे तो ये सही लग रहा है काफी हद तक एक्सपीरियंस, ये वाला काफी अच्छा चेंज है ये। कम से कम बैकग्राउंड का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। पुष्पेंद्र वेलकम। तो इसका सही आंसर है हमारा लंदन। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि ये हमारा जो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स है ये पब्लिश कौन करता है? जिन्होंने सही आंसर दिया कोई बच्चा बता सकता है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जो है कौन पब्लिश करता है? कोई संस्था करती है या फिर एनजीओ करती है, कौन करता है? गुड आफ्टरनून पुष्पेंद्र। अनूप वेलकम। नहीं, यूएनडीपी नहीं करती है। देखिए, कोई बता नहीं पाएगा, पहली बार नाम सुनने होंगे। हाँ, एनजीओ है हमारी जापान की,
जापान बेस्ड एक एनजीओ है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन स्ट्रेटजीज। इंस्टीट्यूट फॉर इंडेक्स के लिए मैंने आपको बताया है ना ट्रिक रेखा, स्पेशल क्लासेस पे भी प्लस क्लासेस पे भी मैंने कई बार आपको जो है इसके ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे आप 10 से 15 इंडेक्स को याद कर लीजिए और बाकी को आप ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। अगर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 10 से 15 अगर आप याद कर लोगे, बाकी आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो उस ट्रिक का वीडियो आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद स्पेशल क्लासेस पे भी बताया है और प्लस क्लासेस पे भी बताया, कई जगह बताया है मैंने, ठीक है। उसको एक बार देख लीजिए और नहीं मिलता है तो बताइए कि एक सेशन फिर से रख देंगे, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए काम आ जाएगा, है ना, उनके लिए काम आ जाएगा। चलिए देखिए, ये जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये हमारा जापान बेस्ड है और ये हमारा जो होता है द मोरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है। द मोरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है और जापान में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और जापान का ये हमारा एक स्वयंसेवी संस्थान है, यानी कि एक एनजीओ है हमारा, ठीक है। मोरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन स्ट्रेटेजीज के साथ मिलकर के ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स निकाली जाती है। अगर हम विश्व की 3 सबसे बड़ी पावर सिटीज की बात करें तो उसमें, हाँ इंडिया की बात करते हैं, भी खुशबू आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। सबसे बात करें, यशस्वी वेलकम, अंकिता वेलकम। अगर हम वर्ल्ड की टॉप 3 की बात करें तो नंबर 1 पे है, नीरज वेलकम। नंबर 1 पे तो हमारा लंदन हो गया। नंबर 2 और 3 याद है किसी को? नंबर 2 या 3 याद है किसी बच्चे को? हाँ वेरी गुड आशुतोष। नंबर 2 पे हमारा न्यूयॉर्क है। गुड आफ्टरनून यशविनी जी, वेलकम। नहीं, थर्ड पे हमारा टोक्यो है, शंघाई नहीं है। नहीं 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 नहीं, पेरिस नहीं है, पेरिस हमारा 7वें पायदान पर है, ठीक है। तो टॉप की 3 जो है लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो है। और अगर हम वही भारत के किसी शहर की बात करें, भारत के किसी शहर की बात करें तो 48 पायदान पर मुंबई है हमारा। मुंबई जो है भारत का 48 पायदान पर है, ठीक है। और देखिए ये जो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स है, आपको समझ में आ रहा होगा कि बिजली से रिलेटेड है, पावर की बात कर रहा है, लेकिन ये हमारा क्या दर्शाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स किसी भी पर्सन को जीने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यानी कितनी पावरफुल सिटी है, यानी कितनी शक्तिशाली सिटी है, किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है अपने यहाँ रहने के लिए। तो इसका जो बेसिक हमारे पैरामीटर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी शहर में आप जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, है ना, या फिर ट्रेन से जा सकते हैं, चाहे बस से जा सकते हैं। तो उस सिटी की कनेक्टिविटी कैसे है बाकी दुनिया के देशों के साथ या फिर अपने देशों के कई शहरों के साथ, क्लियर है। तो जो कई सिटीज के साथ जो उनका कनेक्शन है, पहला पैरामीटर ये दर्शाता है। दूसरा क्या दर्शाता है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या वहां पे नौकरी के रोजगार के आयाम है कि नहीं है, कि लोग वहां जाके बसना चाह रहे हैं तो उनके पास रोजगार के मौके हैं कि नहीं है, क्लियर। और तीसरा क्या कहता है, लिवेबिलिटी, कि वो रहने लायक है कि नहीं है। पता लगा कि बहुत महंगी सिटी है और लोगों का एवरेज इनकम क्या है, कम है, और रहने के लिए खर्च ज्यादा हो रहा है, तो लिवेबिलिटी को भी ये नापता है। चौथा क्या पैरामीटर है इसका, कल्चरल इंटरेक्शन, मतलब कितने कितने पुरानी सिटी है हमारी और कितना इसकी कल्चरल वैल्यूज है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा एक घोस्ट टाउन है। अनुज वेलकम। घोस्ट टाउन, आपने घोस्ट टाउन का नाम सुना है? घोस्ट टाउन किसको कहते हैं हम लोग? घोस्ट टाउन हमारा शब्द आज के जमाने में बहुत ज्यादा एक्टिव है। डेटोरेट नहीं कह सकते इसको, किसको कह सकते हैं? भूतिया नहीं है, नाम इसका घोस्ट टाउन रखा गया है, बताएंगे भी, चलिए। और पांचवा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन्वायरमेंट, इसका वातावरण या इसका पर्यावरण कैसा है। नहीं, डेथ वैली भी नहीं, डेथ वैली भी नहीं। कॉस्टली इनएक्टिव, हाँ इनएक्टिव आप कह सकते हो, शाजिया बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। पहला क्या हो गया, कैसी उसकी कनेक्टिविटी है अन्य देशों के साथ या अन्य शहरों के साथ। दूसरी, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। तीसरा, उसकी लिवेबिलिटी, मतलब वहां पर रहने के लिए क्या क्या साधन संसाधन बेसिक सुविधाएं हैं कि नहीं है। चौथा है कल्चरल इंटरेक्शन कैसा है, और पांचवा है इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दीप्ति वेलकम, फिर बता देते हैं भाई।
नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, बताते हैं घोस्ट टाउन। देखिए आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि दुनिया, भारत में भी कई सिटीज ऐसी हैं जहां पे क्या हो रहा है, कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, टाउन्स बनते जा रहे हैं। हाँ यशस्वी, ये टाइम फिक्स है मेरा, 1 बजे का टाइम फिक्स है। देखिए अब आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, मैंने अपने 2 टाइम फाइनल फिक्स कर लिए हैं अकेडमी पर, जो मेरे क्लासेस का रेगुलरिटी रहेगी हमेशा। एक दिन में 1 बजे का करंट अफेयर्स रहेगा स्पेशल क्लास पे, और एक 4 बजे के आसपास प्लस क्लास है। ये दोनों टाइमिंग आपको हमेशा कोई ना कोई कोर्स में मैच करती मिलेगी मंथली। तो कभी भी आप भूल जाइए तो ये टाइमिंग याद रखिएगा। बाकी जो टाइमिंग होगी कोर्स वाइज चेंज होगी तो बता देंगे। पीयूष वेलकम। आप देखिए सारे बच्चे 31 दिसंबर तक तो एनरोल कर ही लीजिए। मैंने 31 तारीख तक की स्पेशल क्लासेस दिन में 1 बजे की और रात में 8 बजे की शेड्यूल कर दी है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में, तो उसको एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है। और उसके अलावा कभी, जैसे कल मेरी थोड़ी तबियत खराब थी तो 8 बजे की कैंसिल कर दी थी, तो कभी ऐसा कैंसिल करेंगे तो इन्फॉर्म कर देंगे आपको। जय हिंद पीयूष, कैसे हो आप? हाँ, तो मैं घोस्ट टाउन की बात कर रहा था। आपने देखा होगा जैसे हमारे नोएडा में अगर आप देखो तो बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स है, लेकिन वहां पे क्या है, लोग रहने नहीं आते, फ्लैट्स बिकते ही नहीं है। तो ऐसे शहर जहां पे हमारे ऑलरेडी काफी ज्यादा बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, लेकिन कोई बायर ही नहीं आ रहा है, ना कोई रहने आ रहा है, तो उनको हम लोग घोस्ट टाउन्स कहते हैं। क्लियर है? दुनिया का सबसे बड़ा जो घोस्ट टाउन्स है वो मैक्सिमम हमारे चाइना में है। अगर आप टॉप 10 घोस्ट टाउन्स को लिस्ट करेंगे तो 6 हमारे जो है चाइना के आते हैं इसमें। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा ये टर्म को, घोस्ट टाउन। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा किसे हम लोग घोस्ट टाउन कहते हैं। भारत में हम नोएडा को एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम बिल्डर्स के फ्लैट अनसोल्ड रह जाते हैं, और जो बिक भी जाते हैं तो क्या होता है, पूरी बिल्डिंग खाली रहती है, कोई रहता ही नहीं है, तो उसको हम लोग ये घोस्ट टाउन कहते हैं। हाँ इसीलिए इसीलिए शिवांगी। गाजियाबाद में तो चलिए तब भी अलोक पुराना शहर है, वहां पे पुराने घर मकान बने हुए हैं, लेकिन नोएडा तो पूरा न्यूली डेवलप्ड है, पूरा ग्रेटर नोएडा की अगर आप खास तौर पे बात करें तो वहां पे तो मैक्सिमम बिल्डर्स के ही फ्लैट्स एंड एवरीथिंग है वहां पर तो हमारा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। चलिए वेरी गुड। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2023? 2023 में G20 देशों की शिखर सम्मेलन का मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? अभी 2020 चल रहा, 3 साल बाद का मैं पूछ रहा हूं। इटली, इंडिया, साउथ अफ्रीका या जर्मनी, इन चारों में से कौन सा देश 2023 की G20 समिट का सम्मेलन की मेजबानी करेगा? चलिए, बहुत बढ़िया। 81% पोल आता है बच्चों का, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले 4-5 सालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कोविड की वजह से अभी इस साल की जो हमारी G20 सम्मेलन था 2020 का, कहाँ हुआ था, है ना। दो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए पिछले अगले 4 सालों का। हाँ वेरी गुड, I3B, मैंने ये ट्रिक बताई भी थी प्लस क्लास में। I3B याद रखिएगा। कैसे है बता देते हैं स्पेशल क्लास में, बच्चे समझ लीजिए। देखिए 2020 का हमारा हुआ था सऊदी अरब में इस साल। ठीक है, और 2021 का जो होना है हमारा, कहाँ होना है? पहला आई किसके लिए है? पहला आई जो है हमारा इटली के लिए है। 2021 का इटली के लिए है। हाँ, पहले 22 में इंडिया में होना था, फिर चेंज कर दिया था कोविड की वजह से। दूसरा आई किसके लिए है? दूसरा आई किसके लिए है? इंडोनेशिया, वेरी गुड, वेरी गुड कन्वर, इंडोनेशिया। 2023 का किसमें है? भारत में। तीसरा आई हो गया, और चौथा याद रखिए 2024 में ब्राजील में। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा। हाँ, भारत 75वें, हाँ भारत के जो स्वतंत्रता का साल था उसमें कराने की बात थी, और भारत को मेजबानी मिल भी चुकी थी, ऐसा नहीं मिली भी थी, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से इन्होंने एक एक साल डिले कर दिया सबका। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये चारों नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे रिपीटेडली, अगले 2-3 साल के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा।
चले आगे बढ़े। एडिशनल इंफॉर्मेशन शिवम, इसके लिए देखिए, इसके लिए बेसिकली आप याद कर लीजिए कि थीम क्या थी। जैसे इस साल की, जैसे आप कोई बता सकता है इस साल की 2020 की हमारी थीम क्या थी? G20 देशों की जो इस समय सऊदी अरब में जो सबमिट हुई थी, इसकी थीम क्या थी? थीम आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जाम में, देखिए यूपी के एग्जाम में बेसिकली ये लोग थीम मैक्सिमम पूछ सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली क्या करते हैं ये लोग? नॉर्मली ये लोग ईयर पूछते हैं, लोकेशन कहाँ पूछते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट हुई थी, याद होगा आपको, मैंने प्लस क्लास में बताया था, इसमें देखिए नहीं भूल गया मैं बताना। इस बात से याद आया कि भारत जो G20 का सम्मेलन हुआ था 2020 में, इसके उपलक्ष्य में सऊदी सरकार ने एक एक करेंसी भी छापी थी, एक करेंसी भी पब्लिश करी थी, अगर याद होगा आपको तो। और उसमें विवाद क्या था? उसमें विवाद क्या हुआ था कि भारत का नक्शा खराब, गलत पब्लिश कर दिया गया था। याद आया सब किसी को? हाँ, 20 रुपए का रियाल जो था, 20 रियाल जो था, उसमें भारत का नक्शा जो था, कश्मीर जो है पाकिस्तान में दिखाया था, तो उसको भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। प्रिया वेलकम। याद है ना? कितने बच्चों ने नहीं देखा है? मैंने प्लस क्लास में शायद वो करेंसी नोट दिखाया था, आई थिंक, मुझे याद पड़ रहा है। हाँ, कश्मीर को इंडिया में नहीं दिखा के पाकिस्तान में दिखाया था। ठीक है ना, याद आया ना? तो वो हमारा इसी इसी सबमिट में था, है ना? और इस साल की जो थीम थी, वैसे आपने बिल्कुल सही बताया, हाँ रियाल का नोट है, रुपीज नहीं है, रियाल कह सकते हैं। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, यानी कि वर्ष 2021, जो यानी कि 21वीं सदी में सबके लिए सामान्य अवसर। क्लियर है? नोट कर लीजिए इस साल की थीम। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। देखता हूं, अगर नेट पे मुझे मिलता है 20 का नोट तो मैं दिखा भी देता हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा उनको देखने को मिल जाएगा। तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, ये मिल गया। अच्छा, आपने भेजा है? भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज दीजिए। वैसे मैंने डाउनलोड कर लिया नेट से। शिवम ने बता दिया तो एक चीज अच्छी याद आ गई, तो दिखा दिया हमने, है ना शिवम? थैंक यू। उपासना पांडे जी वेलकम, परी जैन वेलकम। ये देखिएगा, ये 20 रियाल का जो नोट है, ये हमारा G20, देखिए इन्होंने मार्क भी किया कि 2020 में जो G20 का सम्मेलन हुआ है, इसीलिए 20 का नोट इन्होंने पब्लिश किया था। और ये देखिएगा, अगर नक्शा में जूम करूंगा, देखिए ब्रेक फटे ना, ब्लर ना हो, तो यहाँ देखिएगा भारत को यहाँ से इतना नक्शा इन्होंने काटा हुआ है। वहां पे स्कीम चल रही है शिखा, भी स्कीम्स चल रही है। आज लास्ट क्लास है हमारी, प्लस कोर्स की लास्ट क्लास है। वहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मिनिस्ट्री वाइज। ठीक है, मिनिस्ट्री वाइज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये विवादित नोट था जिसमें भारत का जो विदेश मंत्रालय ना, हाँ मैंने इस प्लस में दिखाया भी था आप लोग को, है ना? तो स्पेशल पे भी दिखा दिया, बच्चों को याद रहे ताकि, तो याद रखिएगा इसको बेटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। द नाइन्थ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? हम लोग 23 रुपए का करेंगे। हाँ, ये बात सही कह रही है शिवांगी, हम लोग 23 रुपए का करेंगे, या 23 का सिक्का लॉन्च कर देंगे। द नाइन्थ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? आपको बताना, नवा सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इनमें से किस शहर में किया गया है? देहरादून में, ऋषिकेश में, मसूरी में, या फिर हरिद्वार में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहा वेलकम। फ्रीडम 75।
देहरादून में हमारा जो था 9th जो है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हमारा इस साल इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारा इंपॉर्टेंट है, याद, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़े। चलिए निशा वेलकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। हु हैज लॉन्च खुद कमाओ घर चलाओ योजना स्कीम? इनमें से किसके द्वारा खुद कमाओ घर चलाओ योजना लॉन्च करी गई? आयुष्मान खुराना, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। फिल्मों के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों की आंखें बिल्कुल खिल जाती हैं, बिल्कुल आंखें बड़ी हो जाती हैं कि इसका आंसर तो हमें पता ही है ना। और अभी ये पॉलिटी का आ जाएगा या फिर इन्वायरमेंट का आ जाएगा तो बच्चे बच्चे की आंखें छोटी हो जाती हैं। चलिए पोल लगाइए, आपको बताना है इनमें से किसने खुद कमाओ घर चलाओ योजना लॉन्च करी है? आयुष्मान खुराना, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार? ये देखिए पोल भी यही बात बता रहा है, जो बात मैं कह रहा था पोल ने भी यही बात की स्पष्टि कर दी है। किससे संबंधित है, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, आई एम नॉट मसीहा हिंदी में क्या है? अच्छा, घर चलाओ चला गया। हाँ, घर चलाओ चला गया। अरे आज मैंने टाइपिंग में गड़बड़ी कर दी इसकी, लग रहा है। हाँ, घर चलाओ, यहाँ पे घर चलाओ योजना है ना, अभी करेक्ट है। ईशा वेलकम। हाँ, लकी वेरी गुड। ये क्या है? ई रिक्शा के लिए खुशबू वेरी गुड। देखिए सोनू सूद ने ई रिक्शा यानी कि जो हमारे जो आपने बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा देखे होंगे उसके लिए वितरण के लिए हमारे एक फॉर्म इशू करे हैं, यानी गरीबों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जिनको भी ई रिक्शा चलाना, गरीब परिवार के लोग हैं जिनकी नौकरी कोविड लॉकडाउन में चली गई थी, उनको ई रिक्शा मुहैया कराएंगे सोनू सूद, ताकि वो डेली बेसिस पे अपना रिक्शा चला करके कमाई करके अपना घर चला सके। क्लियर है? सिंपल सा कुछ है, ज्यादा कोई टेक्निकल इसमें नहीं है। ई रिक्शा बांटना चाह रहे हैं जिसके लिए उन्होंने फार्म लॉन्च किया है और लोगों में वितरण किया है, उसी में जो चुनिंदा लोगों को ई रिक्शा बांटेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। देखिए इन्होंने इनके ऊपर आपने देखा होगा, अभी टोटल इन्होंने अपने बंगले और सब कुछ बेच बाच के और कुछ गिरवी रख के 10 करोड़ का लोन लिया था। किसके लिए? सिर्फ सोशल कॉज के लिए। पेपर में एक आर्टिकल आई थिंक 4-5 दिन पहले ही निकला था कि इन्होंने 10 करोड़ रुपए का सिर्फ लोन लिया है गरीबों को पैसा दान करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। नॉर्मली क्या होता है, आदमी अपने पास से करता है ना, जिसके पास जितना पैसा होता है उसी में करता है, उधार कभी नहीं लेता है। मीरा जी वेलकम। हाँ, बहुत किया इन्होंने, और इनकी पुस्तक भी एक आई है, नई बुक भी एक आ रही है, आई एम नॉट मसीहा। ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, एक अभी 6 छठा 7वां क्वेश्चन चल रहा है ये। हाँ, सोनू सूद पे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैज सेट अप टास्क फोर्स फॉर एनर्जी इन्वेस्टमेंट? आपको बताना है भारत और किस देश ने मिलकर के हमारी ऊर्जा ऊर्जा निवेश में गठन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। आपको बताना भारत और किस देश ने ऊर्जा में निवेश करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? सऊदी अरब ने, कतार ने, ओमान ने या दुबई ने? ये भी रिसेंट करंट अफेयर्स है हमारा। मिस्टर हला वेलकम। मिस्टर होला नाम है, होला। अच्छा, लीडर बोर्ड दिखा दे, इस क्लास के बाद दिखा देते हैं। अच्छा, नाम प्रोनाउंस करने के लिए थैंक यू। नहीं, नाम इजी था। फर्स्ट पे आशुतोष है, सेकंड पे प्रियंका है, थर्ड पे अंजलि, फोर्थ पे प्रज्ञा है, फिफ्थ पे खुशबू है, सिक्स पे शिखा, सेवेंथ पे शिवांगी, एट्थ पे सोनाली, नाइन्थ पे परवीन एंड 10th पे आलोक है। ठीक है, तो चलिए, कतार इसका सही आंसर। आपको पता है कतार जो है हमारा ऑयल का एक लीडिंग हमारा क्या है, एक्सपोर्टर है। मतलब दुनिया में कई कई देशों को ये ऑयल सप्लाई करता है। तो भारत ने भी हमारा एक इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए कतार के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो एनर्जी के सेक्टर में स्पेशली भारत जो है ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रही है। ठीक है ना, स्पेशली किसमें करने जा रही है? ऑयल सेक्टर में।
क्या चीज? ओपेक कंट्री, कतार अब नहीं आता है। पाम ऑयल अलग है, ये हमारा किसका है? क्रूड ऑयल की बात हो रही है प्रियंका, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, पाम ऑयल में नहीं है। पाम ऑयल के लिए हमारा कतार कभी भी नहीं था टॉप पे। पाम ऑयल में कौन सा देश नंबर 1 पे है? ओपेक कंट्री से हटा दिया गया इसको। हाँ बताइए। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा जो होता है प्रोसेस्ड पाम ऑयल कहां से आता है? चलिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इंडिया में प्रोसेस्ड मतलब जो फिनिश्ड होता है, जो मतलब जिसको ना आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, मलेशिया तो था नंबर 1 पे था पहले, लेकिन लास्ट ईयर इसको रिप्लेस कर दिया था किसी कंट्री ने, आप देखिएगा एक बार। अभी दूसरे पे आ गया मलेशिया, पहले पे नेपाल आ गया है, मालूम है? नेपाल आ गया है, एक बार देखिएगा। तभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो भारत ने नेपाल से प्रोसेस्ड पाम ऑयल पे रोक लगा दी है। इसके बारे में जानकारी है? हाँ मैंने बताया था आपको ना। इसकी वजह से देखिए, जो हमारा नेपाल के साथ जो विवाद चल रहा है आजकल, आजकल जो विवाद चल रहा है, ये भी एक मुख्य कारण है। इसकी शुरुआत हमारी नोटबंदी के साथ हुई थी, और इसका दूसरा मुख्य कारण है पाम ऑयल। क्योंकि आपको पता ही है कि नेपाल हमारा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वो क्या करता है, जो हमारे दूसरे देश हैं जैसे मलेशिया हो गया, जहां से रॉ पाम ऑयल को परचेस करता है, और इसको इसको क्या करता है, प्रोसेस करके क्या करता है, भारत जैसे देशों में सप्लाई करता है ना? तो याद रखिएगा, तो भारत का सबसे बड़ा जो भारत इंपोर्ट करता है पाम ऑयल, वो हमारा नेपाल से करता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन अब इस साल का भी डेटा जब आएगा तब देखते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भारत ने नेपाल क्या मलेशिया सबसे बैन लगा दिया है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट अब अदानी को दे दिया गया है हमारे यहाँ। तो अदानी को जो है पाम ऑयल बाहर से लाने का वो दे दिया गया है अदानी विल्मर को। अदानी विल्मर कंपनी एक है, आपने देखा होगा, उसको मिल गया। तो भारत में जितने भी पाम ऑयल का प्रोसेसिंग होगी 99% जो होती अदानी विल्मर के थ्रू होगी। ठीक है, तो नेपाल से छीन लिया गया राइट अब। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगले पे चलते हैं। हाँ, फॉर्च्यून पे लिखा होता है ना, तो आप देखिएगा। अभी जो 2000 बाद के बाद आता है, हाँ 2020 के बाद की जितनी भी पैकिंग है, पहले उससे नेपाल लिख करके आता था, अब हटा दिया गया उसको, है ना? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगले 4-5 सालों के लिए क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है ये। Which Indian astronaut has been selected by the NASA for Moon Mission 2024? आपको बताना है चंद्रमा मिशन जो 2024 में जाने वाला है नासा का, उसके लिए किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? राकेश शर्मा को, राजा जॉन वुरपोंटोर को, या फिर स्मिता कपूर को, या फिर सुजाता मेहरा को? इन चारों में से किसको चुना गया आपको बताना है। हाँ, लखनऊ का एयरपोर्ट भी लीज पे दिया गया है, 3 एयरपोर्ट दिए गए बेसिकली, है ना? 3 एयरपोर्ट दिए गए। पोल कर लीजिए, पोल। पोल आया कि नहीं आया आप लोग पे? चलिए ठीक है, अब आ गया ना? हाँ डन, वेरी गुड। 55% बच्चों ने सही आंसर लिखा है। देखिए, राकेश शर्मा तो पहले जा चुके थे हमारे, है ना? और ये दोनों कोई एस्ट्रोनॉट है नहीं, ये तो फेक नेम था मेरा। तो राजा जॉन वल्पुटर जो हैं, इनको जो है हमारा नासा ने अपने कौन से मिशन, जो 24 में नासा का मिशन जाना है, इसका नाम क्या है नासा का? हाँ वेरी गुड आशुतोष, आर्टेमिस। याद रखिएगा, आर्टेमिस जो है हमारा 2024 में चंद्रमा पे नासा का मिशन है, और भारत की तरफ से राजा जॉन वरपोटर को इसके लिए चुना गया है। क्लियर? याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केबीसी में आया है ये क्वेश्चन? अच्छा, हमारी तो क्लास होती है 9:30 से 10:30 11 बजे तक, तो हम देख ही नहीं पाते हैं केबीसी। हम करोड़पति बन ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आया है क्वेश्चन, ओके। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिया हो तो। अच्छा, अमर उजाला में भी निकला था, ओके।
विच सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय नासा टू ट्रैक अर्थ सी लेवल राइज। आपको बताना है जो हमारे पृथ्वी पे जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है उसको ट्रैक करने के लिए नासा ने कौन सी सैटेलाइट को हाल ही में लॉन्च किया गया है। हाँ हम लोग भी खेल रहे हैं कि हाँ कौन बनेगा पीसीएस, नहीं कौन बनेगा एसडीएम। एसडीएम और डीवाईएसपी है ना, हम लोग में कौन बनेगा एसडीएम और डीवाईएसपी। चलिए स्टार ट्रैक, डीप इम्पैक्ट, सेंटिनियल 6 या फिर ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट, इन चारों में से कौन सी सैटेलाइट नासा द्वारा लॉन्च करी गई है ताकि पृथ्वी पे जो हमारा समुद्र का स्तर बढ़ रहा है उसको नापा जा सके। तो पोल कर रहे हैं, आंसर मार्क करिएगा। ठीक है। गर्विश सर नमस्कार। बच्चों ग्रविश सर अपनी क्लास में आए हैं, ग्रविश सर को नमस्कार कर दीजिए। गुड आफ्टरनून सर जी, कैसे हैं। गर्विश सर आ गए, बच्चे बच्चे में हंसी उल्लास हो गया। गर्विश सर की क्लास 2 बजे से है ना शायद। आज सर क्या पढ़ा रहे हैं, कल तो आपने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का शायद हेडक्वार्टर्स पढ़ाया था, आज क्या पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं सर, क्या बात है। ज्योग्राफी में आप लोग ढूंढ भी रहे थे टीचर्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। नमस्कार गर्विश सर, कैसे हैं। अच्छा आज मैपिंग पढ़ा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैपिंग में आप लोग को डाउट रहता है, मैपिंग में देख लीजिएगा सर, लोकेशन एटलस से शायद करा रहे हैं ना, शायद एटलस से करा रहे हैं सर। अच्छा मैप स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में सर। तो आप लोग को जिनको भी मैप्स में डाउट हो तो सर की क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा, सर आज से मैप स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। मैप्स देख लीजिएगा, इसी क्लास के ठीक बाद है शिखा, इसी क्लास के ठीक बाद है 2 बजे से। एकदम बेसिक से सर करा रहे हैं एटलस, ठीक है। तो अच्छा है ना, आप लोग मैप्स के लिए कई बार मुझसे भी कहते रहते हो, तो मेरे पास थोड़ा टाइम का क्रंच है इस समय, तो मैं बाद में कराऊंगा, तब तक आप लोग रवि सर से बिल्कुल बेसिक्स पढ़ लो। नहीं स्पेशल पे है। हाँ सर मेरे वाले ग्रुप में थोड़ा बच्चों को लिंक दे दीजिएगा। अच्छा सर की क्लास नहीं मिलती है, स्पेशल पे ही है, स्पेशल पे ही है सर की क्लास। सर आप थोड़ा लिंक दे दीजिएगा। अच्छा विपुल सर की क्लास होती है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो सर लिंक शेयर कर देंगे, तो आप लोग उस लिंक में के थ्रू अटेंड कर लीजिएगा, और दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सेंटिनियल 6। सेंटिनियल 6 जो हमारा जो है हमारा कॉपरनिकस है ना, कॉपरनिकस सेंटिनिलियस 6 इसका नाम है, ठीक है। और इसको फैल्कन फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से जो है लॉन्च किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से या ओजोन डिप्लेशन की वजह से, और उससे समुद्र का स्तर जो हमारा बढ़ रहा है, उसका जो समुद्र का स्तर हमारा बढ़ रहा है उसको पूरा ये मॉनिटर करेगा, और कैसे हम इसको इसके लिए एक्शन ले सके, इसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी तक हम लोग क्या करते हैं थ्योरेटिकल इंपैक्ट जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन उसका रेट क्या है, किस स्तर पे पिघल रहे हैं। यानी कि आपने देखा होगा कभी भी कोई चीज को अगर आप मॉनिटर करिए, अगर आपको उसके पैमाने पसंद पता है कि वो 5% बढ़ रहा है या 10% बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट मेजर्स ले सकते हो। अब मान लीजिए जैसे कि आपने पेरिस एग्रीमेंट को लागू किया, ठीक है, तो इसको लागू करने के बाद क्या वो रेट में स्लो हुई कि नहीं हुई, रेट गिरा कि नहीं गिरा। अगर रेट बराबर चल रहा है तो यानी कि हमारे जो एफर्ट्स हो रहे हैं ये हमारे क्या है, इनकैपेबल है, यानी कि हमारे पूरे सक्षम नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए, यस कि नहीं, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ये हमारा फैल्कन 9 रॉकेट से, फैल्कन 9, ठीक है, फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू। रुकिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, मैं लिख दे रहा हूं, रुकिए लिख दे रहा हूं, स्पेस एक्स कहां, मैं यहां लिख दे रहा हूं जगह हटा करके, एलन मस्क वाला, हाँ एलन मस्क वाला। स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की, इनका है फैल्कन 9। हाँ बहुत ही हैवी रॉकेट है। रुकिए देखिए इमेज मिलती है तो इमेज दिखा देता हूं आप लोग को फैल्कन 9 की।
ये है, देखिएगा। जैसे हमारे यहाँ क्या यूज करते हैं हम लोग कोई सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या यूज करते हैं? हमारे वाले का क्या नाम है? हाँ, PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये आप देखोगे, ये हमारा फैल्कन 9 है, और ये फैल्कन हैवी, यानी कि सुपर, इसमें डबल इंजन लगे हुए हैं। एक दिन चलिए साइंस एंड टेक की क्लास लेकर के आपको बताएंगे कि PSLV जो होता है, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या डिफरेंस होता है। ये पता है सबको? नहीं पता है? जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या डिफरेंस होता है? ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पता है ना? चलिए बहुत बढ़िया। एक दिन क्लास लेंगे, इसकी भी मजेदार क्लास होगी, डिस्कशन की, अटेंड कीजिएगा, स्पेशल पे रखेंगे, उस पर जनरली हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर को तो पता ही होगा, ग्रवेश सर को तो, है ना? तो उसमें डिस्कशन करेंगे, और हम लोग के इस समय कौन सी स्टेज का इंजन चल रहा है ना? कौन से स्टेज का इंजन चल रहा है, PSLV के कितने हमारे हो गए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर हमारा रियूजेबल है कि नहीं है ना? कितनी स्टेजेस होती है, आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेज हमारा लिक्विड प्रोपुलेंट होता है कि सॉलिड फ्यूल होता है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। तो इस पे एक दिन एक स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें आपको पूरा इसका एक हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे। हाँ, 50वां हमारा लॉन्च किया गया था, बिल्कुल। उसका नाम क्या है मिशन का, बताइए आशुतोष? प्लस क्लास में मैंने कराया था। 50th जो मिशन था हमारा PSLV का, उसका नाम क्या है? मैंने प्लस क्लास में क्वेश्चन कराया भी था इसका, ये सब देखा कीजिए। हाँ, इसरो की हिस्ट्री बिल्कुल सर, गर्वित सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे आने वाले एग्जाम में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे कि इसरो की भी हमारी एक प्राइवेट यूनिट बना दी गई है, जो कि क्या काम करती है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि स्पेस सैटेलाइट इंडस्ट्रीज में हैं, जो अपने प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं, उसके लिए भी हमारा क्या है, इसके इनको आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं अंजुली, अभी 50, एक्चुअल में 50 हो गए हैं। हाँ, हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बिल्कुल सही आशुतोष। ठीक है, चलिए। विच कंपनी अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च प्रोजेक्ट किराना टू इनेबल वुमेन एंटरप्रेन्योर टू ग्रो, लॉन्च एंड थ्राइव? दीक्षा वेलकम। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स की अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर के किराना प्रोजेक्ट किराना को लॉन्च किया है, ताकि जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और उनकी जो बिजनेस प्रणाली है उसको बहुत ही सुगम बनाने के लिए प्रोजेक्ट किराना लॉन्च किया गया है। फ्यूचर ग्रुप, मास्टर कार्ड, जियो मार्ट या स्पेंसर, इनमें से किसके साथ मिलकर के करा गया है? चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मैंने प्लस पे डिस्कस भी किया था आप लोगों से। कौन कौन से शहरों में हो रहा है, कौन से राज्य में, कौन से शहरों में हो रहा है? बच्चे टूट पड़े। हाँ, तब भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं इसको। हाँ, यूपी में हो रहा है। यूपी में कितने शहरों में हो रहा है मिस्टर होला, प्रवीण? हाँ, 3 शहरों में हो रहा है, वेरी गुड। लखनऊ, कानपुर, हाँ, और तीसरा वाराणसी, वेरी गुड। देखिए, मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट किराना लॉन्च किया गया, यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारी महिलाएं हैं जो कि दुकान वगैरह चलाती हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उनको ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक मास्टर कार्ड इस तरह की एक सर्विसेज लेकर के आ रही है प्रोजेक्ट किराना, जिससे जो महिलाएं हैं, मीडियम मीडियम इनकम लेवल की या फिर हमारी गरीब महिलाएं हैं, वो हमारा क्या डायरेक्टली अपने पेमेंट को या बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकती है, डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलाया गया है, अभी यूपी में चलाया गया, और स्पेशली हमारे इसमें 3 शहर इसमें इंक्लूड किए गए। पहला आपका लखनऊ है। हाँ, हाँ, और दूसरा है हमारा कानपुर है, और तीसरा है हमारा वाराणसी। ठीक है, अच्छा, आपने सर लिंक भेज दिया है ना क्लास का? ठीक है, और जो बच्चों ने सर को फॉलो नहीं किया, आप लोग फॉलो भी कर लीजिएगा, और सर का लिंक आ गया है, और जिसको ना मिले तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, तो मैं आप लोग को बता दूंगा सर की क्लासेस कहाँ पे है, किस समय है। ठीक है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप में से जिन बच्चों को नहीं पता है, 6 जनवरी से मेरा जो है फाउंडेशन बैच आ रहा है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, फाउंडेशन बैच आ रहा है इंडियन इकोनॉमी का, और ये बैच हमारा लोअर पीसीएस का फाउंडेशन बैच कल से स्टार्ट हुआ है। तो जिन बच्चों को भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अवेल करना हो, तो
आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। और 2021 के लिए हमारे हर वेडनेसडे को नए कोई ना कोई बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। इस वीक पे हमारा लोअर का हुआ था, नेक्स्ट वीक हमारा आरओ का होने वाला है, फिर पीसीएस का आने वाला है। तो सारे बैचेस इंपॉर्टेंट है। इसमें अभिनव सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, कपिल सर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और आकांक्षा मैम इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, और मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। तो मेरा बैच जो 6 जनवरी से आएगा, दिन में 12 बजे क्लासेस होंगी, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे होंगी क्लासेस इसमें। अच्छा, कपिल सर और ग्रबित सर को देख के कंफ्यूज हो जाती है सर दोनों लोग एक जैसे लगते हैं क्या? सारे टीचरों में आपको भगवान दिखता है चलिए ठीक है। तो और जिसको भी प्लस सब्सक्रिप्शन अवेल करना हो, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड निर्मेश यूज कर सकते हैं। तो 20% तक आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप देख सकते होंगे मेरे पीछे ये 8400 रुपए लिखा हुआ है ना। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो 8400 रुपए का, मैं सर हटा लेता हूँ अपना, देखिए सर हटा देता हूँ मैं पीपीटी से। ये मेरी क्लास का फायदा है, मैं अपना सर को चाहे जिधर भी घुमा सकता हूँ। अब है ना, सुपर ह्यूमन हो गया। देखिए मैं इधर आ गया अभी, ताकि आपको दाम दिखता रहे लेट जाए नहीं नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो, 10% मेरे डिस्काउंट कोड से, और 10% जो स्पेशल क्लासेस आप देख रहे हो उसकी मदद से। तो ये कोर्स आपको 6804 का पड़ेगा, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 5600 का मिलेगा। तो इसको अवेल कर लीजिए, काफी अच्छा और डिस्काउंट और काफी कम दाम में चल रहा है इस समय। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, प्रीलिम्स का, मेंस का और टेस्ट सीरीज सब कुछ कंप्लीट इसमें मिल रही है। ठीक है, तो कुछ चीज छूट नहीं रही है, और साथ में मॉक इंटरव्यूज भी रहेंगे। अगर आपका मेंस निकल जाता है तो वो भी अनअकैडमी मैनेज करा रही है ना। तो सब कुछ कवर हो जाएगा। जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा, और आपको बेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हुज इनिशिएटिव लीलावती अवार्ड 2020 वॉज लॉन्च रिसेंटली। आपको बताना है इनमें से किस एसोसिएशन या फिर हमारे संस्थान के की मदद से हमारा लीलावती पुरस्कार 2020 की स्थापना की गई है। लीलावती पुरस्कार की स्थापना इनमें से किस किस संस्थान के द्वारा की गई है? पहला है सीबीएसई बोर्ड, दूसरा है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तीसरा है हमारा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एंड चौथा क्या आईमा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इन चारों में से किस संस्थान की मदद से लीलावती अवार्ड की शुरुआत करी गई है? हाँ, काफी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अभी तो मेरा हाथ थोड़ा सेट हो गया थोड़ा बहुत, क्योंकि शुरुआत में मुझे भी दिक्कत हो रही थी क्लास को एडजस्ट करने में, क्योंकि पहली क्लास थी मेरी। तो अभी मुझे भी मजा आ रहा है। अभी और भी ऑप्शंस आएंगे। अभी अनअकैडमी अभी और वर्क कर रहा है, सेंटर में भी आ जाएगी, इमेज टॉप पे आ जाएगी, ये सब भी इमेजेस आएंगी। हाँ वेरी गुड प्रवीण, महिलाओं के लिए वेरी गुड। मुझे याद पड़ रहा है शायद मैंने ये प्लस पे भी आप लोग को कराया पढ़ाया था करंट अफेयर्स की क्लास में, उसके बाद भी इतना गलत कर रहे हैं बच्चे, है ना। ये मैंने शायद पढ़ाया है प्लस में आप लोग को, उसके बाद भी गलत कर रहे हैं। हाँ, रमेश निशांक पोखरियाल जी ने कर चलाया है। और एआईसीटी, आपने देखा होगा जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि जो भी बीटेक करा रहे हैं या फिर एमटेक इंस्टीट्यूट्स करा रहे हैं, उनमें उन संस्थानों ने कितनी हमारी महिलाओं के लिए, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क किया है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क किया है। ठीक है, तो उनमें से ऐसे संस्थानों को ये पुरस्कार दिया जाएगा, लीलावती अवार्ड। ठीक है, और इसकी इस साल की थीम भी यही थी, वुमेन एम्पावरमेंट। याद रखिएगा, लीलावती पुरस्कार जो 2020 में हमारे आयोजित किए गए हैं, पहले अवार्ड है, इसकी थीम भी हमारी क्या थी? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थीम इसकी ये है। विकेश वेलकम। हाँ कन्वर, वेरी गुड, महिला सशक्तिकरण। अच्छा, इससे खुशबू आ रही है? नहीं, इस साल लॉन्च किए हैं। अब देखिए पहली बार इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इनका। अब इस साल बांटेंगे, हमें लगता है 20 से क्राइटेरिया शुरू किया गया ना ये वाला। अब हो सकता है साल के अंत में बांटे या फिर नेक्स्ट ईयर बांटे। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। डन।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद एक स्कीम देखेंगे। वेयर विल बी द फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल इन एशिया टू बी सेटअप। आपको बताना है एशिया की पहली सोलर पावर टेक्सटाइल जो है, जो मिल है हमारी, वो कहां पे स्थापित होने जा रही है? गुजरात में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में? इनमें से कौन से राज्य में भारत की पहली सोलर पावर टेक्सटाइल मिल हमारी लॉन्च होने जा रही है? रट गया ये बताइए कौन सा है, जिला कौन सा है? जिला बता दीजिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मुंबई नहीं है, मुंबई नहीं है, पर हाँ, परभानी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा घोट के पी गए। लेकिन पोल तो बहुत कम आ रहा है, उस हिसाब से पोल तो कम से कम 75-80% जाना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम बच्चे प्लस वाले ही सही कर रहे हैं, है ना? तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? परवानी। हाँ, परवानी जो जिला है हमारा महाराष्ट्र का, वहां पर जो है भारत की पहली सोलर पावर टेक्सटाइल मिल जो है हमारी लगने जा रही है। हाँ लीडर बोर्ड दिखा देते हैं इसके बाद एक नई स्कीम आप आई है, कल हमारे हिंदू में निकली है, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा। स्पेशल में कराया है, मुझे नहीं याद पड़ रहा है, स्पेशल पे कराया है। अच्छा स्पेशल वाले आपने भी सही किया प्रियंका, चलिए अंडर एस्टिमेट नहीं किया आपको, चलिए, है ना? अच्छा, आशुतोष फर्स्ट पे है, खुशबू है सेकंड पे, थर्ड पे अंजलि है, फोर्थ पे शिखा, फिफ्थ पे शिवांगी, सिक्स पे सोनाली है, सेवेंथ पे प्रवीण, एट्थ पे कन्वर, नाइन्थ पे सात्विक एंड टेंथ पे प्रियंका है। ठीक है, तो सभी लीडर वो टॉपर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, देखिए कल एक हमारा हिंदू में आर्टिकल निकला था, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो उस पर मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहा हूं। आपने डिजिटल इंडिया की बात सुनी होगी, डिजिटल इंडिया और एक हमारा डिजिटल भारत, अब ये दो चीजों पे डिबेट शुरू हो गया है। क्या है डिजिटल इंडिया और डिजिटल भारत, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करें तो हर चीज क्या हो रही है, नहीं इसका इसका वही है खुशबू, डिजिटल भारत और डिजिटल इंडिया। हाँ वेरी गुड आशुतोष। देखिए, नहीं नहीं नहीं, भारत मतलब पूरे इंडिया की बात हो रही है सात्विक, इसमें भी दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखिए, डिजिटल इंडिया का मतलब क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सब चीजों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट भी हमारा क्या हो रहा है, भीम ऐप के थ्रू कर रहे हैं हम लोग, है ना? भीम ऐप के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट या फिर रेलवे टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हैं ऐप के थ्रू कर रहे हैं, तो यानी हर चीज क्या हो रही है, ऑनलाइन होती जा रही है। जबकि एक हमारी नई स्कीम पीएम वानी, भारत सरकार ने एक पीएम वानी योजना लॉन्च करी है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। हाँ, पीएम वानी ये हमारा क्या करेगा? हाँ मेडिकल कंसल्टेंट भी ऑनलाइन है। इसमें क्या होगा, हमारा डिजिटल भारत बनेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले हमारे जमाने में अगर हमें फोन कॉल्स करनी होती थी तो उसके लिए हमारे पास क्या होते थे, पीसीओज होते थे। पीसीओज होते थे, इसको हम लोग क्या कहते थे, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस। पब्लिक कॉलिंग ऑफिस कहते थे। अब जब हमारा पीएम वानी योजना आ जाएगी, पीएम वानी योजना आ जाएगी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हाँ आशुतोष, पहले लेवल पे डेटा सेंटर बनेंगे, तब ये हमारे क्या कहलाएंगे, पीडीओज। पीडीओज मतलब क्या हो गया, पब्लिक डेटा ऑफिस, यानी कि ऐसी ऐसे हमारे संस्थान या ऑफिस जहां पे डेटा आप यूज कर सकते हैं। विवेक उपाध्याय वेलकम, स्वेच्छा वेलकम। तो पीडीओस क्या होंगे, हमारे ऐसे इलाके होंगे जहां पर आप जा सकते हैं, अपने आप को डेटा सर्व करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, नेट कनेक्टिविटी, या फिर रूरल एरियाज में जहां पे आपकी कनेक्टिविटी, फोन का नेटवर्क नहीं आते हैं, इंटरनेट नहीं आता है, तो आप इन इलाकों में या पीडीओस में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और अपने फोन को आप इंटरनेट पे जोड़ सकते हो, ताकि आप डिजिटल इंडिया से जुड़ जाओ। देखिए डिजिटल इंडिया एक हमारा अलग कॉन्सेप्ट है और डिजिटल भारत क्या है, उसको जोड़ने का कॉन्सेप्ट है। हाँ समझ गए, डिजिटल इंडिया क्या हुआ, मान लीजिए आपको किसी को पैसा भेजना है, किसी को पैसा भेजना है तो आप डिजिटल इंडिया का यूज कर रहे हो, लेकिन इस डिजिटल इंडिया से जुड़ने के लिए आपको डिजिटल भारत की जरूरत होगी। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी सरकार ने नए रेगुलेशंस कुछ बनाए हैं। ठीक है, कुछ रेगुलेशंस नए बनाए हैं, जिससे क्या है कि कैसे कौन कौन हमारा इसके लिए रजिस्टर कर सकता है, क्या क्या लेवल रहेगा हमारा इसमें,
ठीक है। तो इसमें मान लीजिए अगर मुझे पीडीओ बनना है, यानी कि पीसीओ खोलना है या फिर डेटा ऑफिस खोलना है, तो बस मुझे क्या करना है, अपने आप को डायरेक्टली क्या करना है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो कि हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि आप बात करिए एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, कोई भी हमारा ब्रॉडबैंड या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उससे हम डायरेक्टली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर? हमें सरकार से कोई लाइसेंस नहीं लेना है। मान लीजिए मुझे अगर खोलना है तो सरकार से मुझे कोई भी लाइसेंस नहीं लेना होगा। डायरेक्टली मुझे क्या करना होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ना होगा। और हर व्यक्ति की, हर इंसान की क्या होगी, हर इंसान का एक ई केवाईसी हो जाएगी। मान लीजिए मैं लखनऊ में रहता हूं और मैं लखनऊ से गोवा घूमने गया, ठीक है। मान लीजिए मैं गोवा घूमने गया, वहां मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और मुझे क्या करना है, भीम यूपीआई से पेमेंट करना है टैक्सी का। तो मैं क्या करूंगा, आसपास का कोई भी जो पीडीओ होगा वहां पे अपने फोन को जाके रजिस्टर कर लूंगा ई केवाईसी की मदद से, और तुरंत इंटरनेट एक्सेस को एक्सेस कर सकता हूं और बाकी जो सर्विसेज हैं उसके थ्रू अवेल कर सकता हूं। अनुराधा वेलकम। हाँ बस क्लियर है। हमारा क्या पहले पीसीओ होता था लैंडलाइन के जमाने में, अब पीडीओस कॉन्सेप्ट ले, ये क्या करेगा, हमारे लोगों को रोजगार देने में मुहैया कराएगा। नहीं नहीं कन्वर फ्री नहीं होगा। मंत्रालय, अच्छा मंत्रालय बता रहे हैं, ये हमारा जो है ट्राई के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। एक्चुअली में ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है 2017 में लॉन्च किया गया था, कोई हमारा नया कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, ये हमारा बेसिकली 2017 में लॉन्च किया गया था योजना। क्लियर है? 2017 में लॉन्च की गई थी ताकि इससे क्या हो, हमारा इस लोगों को एक तरह से रोजगार भी मिले। अभी आप देखते होंगे, पहले पहले के टाइम पे आप देखते होंगे, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, जब हमारे नए नए स्मार्टफोन्स आए थे तब आपने देखा होगा जगह जगह लोग टेबल वेबल डाल करके क्या डेटा भरते थे, मेमोरी कार्ड में पिक्चरें और सॉन्ग्स डालते थे, है ना। मेमोरी कार्ड में क्या करते थे, गाने गाने डाल रहे हैं, है ना, मूवीज डाल रहे हैं, वॉलपेपर डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता था, उनकी आमदनी होती थी, रोजगार बढ़ता था। तो सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पीडीओस का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, ताकि जगह जगह मोहल्लों में लोग पीडीओस खोलें, और जब कोई इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है तो इनके थ्रू सब्सक्रिप्शन ले ले, जो कि पेड सब्सक्रिप्शन होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा यूज करना चाह रहे हो, घंटे भर के लिए यूज कर रहे हो, 2 घंटे, मतलब आपके इस्तेमाल के ऊपर है, तो उस हिसाब से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लियर है? और ये हमारा किसमें मदद करेगा, नेट कनेक्टिविटी भी इंप्रूव करेगा। जहां ग्रामीण इलाकों में हमारे, आपने देखा होगा जहां जहां ग्रामीण इलाकों में हमारे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इवन लखनऊ के भी अगर आप देखोगे तो जो आउटर यानी बाहरी इलाके हैं वहां पर भी अभी ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा है, तो वहां पे पीडीओस काम में आ जाएंगे। वाईफाई तो हमारा एक वो है, एक सर्विस है बेसिकली अंजलि। इंटरनेट जो मेन यूज करोगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वो पेड होगा आपका, है ना। वो तो आपका एक डिवाइस का फीचर है, जैसे कि ब्लूटूथ ट्रांसफर करना, वाईफाई फैसिलिटी, ये सब तो आपका क्या है, सर्विसेज है ना। इसको जब आप एक्सेस करोगे ये पेड होगा ना। अगर आप सोचिए इनको फ्री देंगे नहीं, सरकार इनसे कोई लाइसेंस फीस ले नहीं रही है, तो कमाएंगे कहां से, है ना। समाज सेवा में तो है नहीं। ये हमारा पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा ऑफिस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एक तरह का क्या है, एक तरह का बिजनेस या ऑफिसेज होंगे। नहीं, उसकी जहां तक रेंज होगी खुशबू, जहां पे उसकी रेंज होगी आप वहीं पे एक्सेस कर पाओगे ना। कोई भी वाईफाई होती है, आप जानते हैं मैक्सिमम क्या होता है, 100 मीटर्स 200 मीटर्स तक ही होता है, तभी तो हर मोहल्लों में पीडीओस का ऑप्शन मिलेंगे। अब मान लीजिए हमारा पूरा लखनऊ शहर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो इसमें क्या है, अगर अगर आप यहाँ पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसकी रेंज क्या होगी, यहीं तक होगी ना। फिर आप दूसरे इलाके में जा रहे हैं तो यहाँ के पीडीओस में एनरोल कीजिए, तो क्या हो रहा है, इनको इनके कमाई के अवसर भी बढ़ रहे हैं, है ना। इनके इनके कमाई के अवसर भी बढ़ रहे हैं, है ना, कमाई के अवसर भी बढ़ रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, हमारा आत्मनिर्भर भारत भी बनना है। ठीक है। हाँ, और पीएम पीएम वानी की जो फुल फॉर्म है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वानी की फुल फॉर्म क्या है हमारी, वो मैं बताना भूल गया। प्रधानमंत्री वाईफाई, है ना, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस ये है। श्रीष पंडित वेलकम।
अच्छा ठीक है साथ में बात आपकी सही है, लेकिन देखिए सरकार जो परियोजना लेकर के क्या आई है, ये हमारा क्या ग्रास रूट लेवल को एक तरह से कनेक्ट कर रहा है लोगों से। कनेक्शन के लिए ये क्या है, एक लूप, मतलब जो लूप होल था कि कैसे जुड़े डिजिटल इंडिया से। जैसे कि अभी हमारा डिबेट होती थी तो हम लोग क्या कहते थे, इंटरनेट एक्सेस सबको नहीं मिल पा रहा है, तो इसको डिजिटल भारत इसीलिए कहा गया है क्योंकि ग्रास रूट लेवल मतलब एक जो जमीन पे जुड़ा आदमी, जो मतलब एक इंटरनेट महंगा कनेक्शन नहीं ले सकता लेकिन अगर उसे कुछ सर्विस अवेल करनी है तो वो हमारा इसको यूज कर सकता है। तो इसको डिजिटल भारत इसीलिए कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा उसको जोड़ने में काम ला रहा है। वो क्या है, देखिए भारत नेट क्या है, भारत नेट में क्या है, हमारा ग्राम पंचायतें उनको जोड़ना है। दोनों का पर्पस आप समझिए ना सात्विक। भारत नेट का क्या मेन पर्पस है, हर स्कीम का एक अलग अलग पर्पस है ना। भारत नेट का क्या पर्पस है, वहां पे क्या जो जिला पंचायत यानी ग्राम पंचायत के जो ऑफिसेज हैं, यानी कि जो हमारा सबसे ग्रास रूट लेवल है हमारे गवर्नमेंट का। हमारी सरकार के 3 टायर होते हैं। पहला टायर कौन सा है हमारा, पहला हमारा टायर कौन सा होता है, ग्राम ग्राम पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज, है ना। सुनीता वेलकम। नॉर्मल लोग कैसे जोड़ पाएंगे आप बताइए, ग्राम पंचायत को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो अभी सरकारी दफ्तरों को जोड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप उस जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप कैसे जोड़ पाएंगे, उसका डिफरेंस तो इसमें डिफरेंस देखिए ना। ये क्या हो रहा है, ये उनके लिए जो कहीं भी मूव कर रहा है उसके लिए ना। अगर आप उस गांव में रह रहे हैं तो आप उससे जुड़ गए ना सात्विक। और अगर जैसे मान लीजिए मैंने अपना एग्जांपल आपसे कोट किया था, मान लीजिए मैं गोवा जा रहा हूं घूमने और मेरे मेरे पास जियो का सिम है, वहां पे मेरे सिम में नेटवर्क छूट गया, तो क्या मैं ग्राम पंचायत के ऑफिस में जाकर के यूज करूंगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। भारत में देखिए आपको दिखा देते हैं, देखिए कंफ्यूजन जो हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे क्या जितने भी विलेज पंचायत है इनको कनेक्ट करने के लिए बात हो रही है। मैं दिखा देता हूं आपको ऑफिशियल साइट पे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। रुकिए, विकास पीडिया पे दिखा दे रहा हूँ। कहाँ गया स्क्रीनशॉट मेरा, हाँ ये रहा। ये देखिए हमारा क्या है, यही तो भारत नेट है, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, इसी को तो हम लोग कहते हैं। ये क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए कर रहा है। अब मैं अगर गोवा जा रहा हूं, मैंने अपना एग्जांपल लिया, तो मैं गोवा जाकर के क्या कनेक्ट कर पाऊंगा, वहां मुझे क्या गांव में ही तो नेटवर्क एक्सेस मिलेगा। बात समझ में आई सात्विक की नहीं आई। ये क्या हो रहा है, ये पूरे भारत को कनेक्ट कर रहा है, पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रहा है ना। तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं मूवमेंट में हैं, तो आप कैसे उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे इलाकों में जाकर के जहां पे नेटवर्क एक्सेस के लिए हमारे पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहां जाकर के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। रोशन वेलकम, सॉरी हाँ रोशन सिंह वेलकम। क्लियर है, दोनों का डिफरेंस समझ में आया, दोनों अलग अलग है हमारे, ठीक है। वो हमारा क्या है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्या हो रहा है, ये देखिए ना, हमारे 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए, इसका एम क्या है, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को कंट्री के जोड़ने के लिए, और 100 Mbps की कनेक्टिविटी सारे ग्राम पंचायत में आनी है, ठीक है। वो क्या है, पूरे इंडिया में आ रहा है ना। अभी आप लोग मेरी जो प्लस क्लास में हम लोग स्कीम्स देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे एक जैसी स्कीमें हमारी आपको 4-5 लगती हैं। जैसे कल ही हम लोग क्या देख रहे थे, उज्ज्वला योजना को ही देखा था, 2 प्रकार की उज्ज्वला योजना देखी थी हम लोगों ने, यस और नो। उज्ज्वला योजना में ए का अंतर था, सिर्फ ए का अंतर था, पूरी स्कीम पलट गई थी। एक ए से मंत्रालय भी बदल गया था, उसका एम भी बदल गया था। तो ऐसे हर स्कीम को ना वर्ल्ड बाय वर्ल्ड पढ़ा कीजिए, वर्ल्ड से ही पूरी चीजें पलट जाती हैं चीजों में, ठीक है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, तो इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं 4:15 बजे। आज 4:15 क्लास है हमारी, करंट अफेयर की लास्ट क्लास है उस सेशन की। फिर नेक्स्ट बैच जब आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बाकी स्पेशल पे चली रही है। तो अगली हमारी स्पेशल क्लास रात में 8 बजे है इकोनॉमी की। और मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप लोग भी रेस्ट करिए और क्लासेस अटेंड कीजिए। रवि सर की क्लास भी स्टार्ट हो गई है तो अटेंड कीजिए, कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स जुड़ने के लिए, टिल देन थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।